Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about डायरेक्टिव काउंसलिंग. डायरेक्टिव काउंसलिंग को आप काउंसलर सेंटर अप्रोच भी बोलते हो. डायरेक्टिव काउंसलिंग को आप काउंसलर सेंटर अप्रोच भी बोलते हो. इसे काउंसलर सेंटर अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें काउंसलर मेन रोल प्ले करता है. इसे काउंसलर सेंटर अप्रोच इसलिए बोलते हैं, इसमें काउंसलर मेन रोल प्ले करता है. काउंसलर क्या करता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम की जड़ को समझता है, फिर उसे एडवाइस करता है, उसकी थिंकिंग को डायरेक्ट करता है, उसे पॉसिबल सोल्यूशन बताता है. काउंसलर क्या करता है, इसमें क्लाइंट की प्रॉब्लम की जड़ को समझता है, उसे एडवाइस देता है, उसकी थिंकिंग को डायरेक्ट करता है, उसे पॉसिबल सोल्यूशन बताता है. ठीक है, ये सारी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो काउंसलर सेंटर्ड होता है. ठीक है, इसमें काउंसलर मेन रोल प्ले करता है. ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या है, जो काउंसलर है उसका मेन रोल प्ले करता है. इसे काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच भी बोलते हैं. काउंसलर क्या करता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम की जड़ को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको एडवाइस देता है, फिर उसकी थिंकिंग को डायरेक्ट करता है, फिर उसको पॉसिबल सोल्यूशन बताता है. एक मेन इंपॉर्टेंट चीज और डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो मेन फोकस होता है वो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट पे होता है. मेन फोकस किस पे होता है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट पे होता है रादर देन इमोशनल एलिमेंट. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो मेन फोकस है वो किस पे होता है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट. ठीक है, अभी बताती हूँ इसका मतलब क्या है. इंटेलेक्चुअल एलिमेंट रादर देन इमोशनल. ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें काउंसलर थिंकिंग पे काम करता है. क्लाइंट की किस पे काम करता है, थिंकिंग पे काम करता है, उसकी सोच पे काम करता है, उसकी सोच को चेंज करने की कोशिश करता है. अगर सोच की सही दिशा डिसाइड करने में मदद करता है, उसकी थॉट के ज्यादा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाता है. ठीक है, इसमें काउंसलर का मेन फोकस क्या होता है, क्लाइंट की सोच पे काम करना. इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि जो मेन फोकस इसका किस पे है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट पे. ठीक है, जो इमोशनल एलिमेंट है उस पे ज्यादा फोकस नहीं होता. आगे हम काउंसलिंग के अप्रोचेस पढ़ेंगे जिसमें इमोशनल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है. लेकिन डायरेक्टिव का अप्रोच में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इमोशनल एलिमेंट को पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता. इमोशनल एलिमेंट्स में आपकी फीलिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, आपकी सोच पे ज्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या है, किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट में, मींस आपकी थिंकिंग पे काम किया जाता है, आपकी सोच पे काम किया जाता है. इमोशनल एलिमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मींस आपकी फीलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. ठीक है, आगे हम अप्रोचेस पढ़ेंगे जिसमें इमोशनल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा. लेकिन डायरेक्टिव में किस पे काम किया जाता है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट पे, इमोशनल एलिमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता. यहाँ तक आपको समझ में आया. इसे काउंसलर सेंटर अप्रोच बोलते हैं क्योंकि इसमें मेन रोल काउंसलर का होता है और इसमें थिंकिंग पे काम किया जाता है, इमोशन मींस फीलिंग को पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता. ओके, यहाँ तक समझ में आया. अब हम इसके स्टेप की बात कर लेते हैं. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, स्टेप को विद एग्जांपल समझेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं एनालिसिस की. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या, एनालिसिस. ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मोहन का. ठीक है, मोहन जाता है काउंसलर के पास. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम काउंसलर के पास जाते हैं. मोहन को क्या प्रॉब्लम है, इसको परफॉर्मेंस स्ट्रेस है. मोहन की प्रॉब्लम क्या है, इसको परफॉर्मेंस स्ट्रेस है. जब भी बात आती है परफॉर्मेंस की, कोई एग्जाम देने जाना है, कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस है, कोई प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू के पे जाना है, तब मोहन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है. देखो, लिटिल बिट स्ट्रेस इज गुड फॉर अस. थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो अच्छा है, हमें लेना चाहिए, तभी हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे. लेकिन टू मच स्ट्रेस जो आपकी परफॉर्मेंस को खराब करे वो आपके लिए हार्मफुल है. तो यही मोहन के साथ हो रहा था. इसे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था जो उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर रहा था. ये मोहन की प्रॉब्लम थी. मोहन की क्या प्रॉब्लम थी, उसका परफॉर्मेंस स्ट्रेस था जो उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर रहा था. ठीक है, ये मोहन की प्रॉब्लम थी. और मोहन जाता है काउंसलर के पास. ठीक है, ये एक है काउंसलर, मोहन इसके पास जाता है. पहला स्टेप काउंसलर क्या लेगा, एनालिसिस. एनालिसिस में वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगी मोहन के बारे में. एनालिसिस में काउंसलर क्या करती है, क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है. ठीक है, इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टली क्लाइंट से भी कर सकती है, मींस डायरेक्टली मोहन से क्वेश्चन पूछ सकती है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उससे गैदर कर लेगी. ठीक है, या फिर फ्रेंड से, फैमिली से. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगी मोहन के बारे में क्योंकि वो हमारे क्लोज होते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते होते हैं. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या, एनालिसिस का. जैसे ही मोहन काउंसलर के पास जाएगा तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले काउंसलर क्या करेगी, मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगी. डायरेक्टली मोहन से भी कर लेगी या उसके फैमिली मेंबर से कर लेगी. पहला स्टेप हो गया एनालिसिस. अब सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं. सेकंड स्टेप क्या है, सिंथेसिस. ठीक है, सिंथेसिस. अब सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा, सिंथेसिस में
जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है, पेरेंट्स से करी, फ्रेंड से करी, मोहन से करी, उसको कंबाइंड कर लिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइंड कर लिया जाएगा, फिर उसको समराइज किया जाएगा। लेकिन देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करिए, कुछ पेरेंट्स ने बोला, कुछ फ्रेंड ने बोला, कुछ मोहन ने बोला, बहुत ज्यादा स्टफ आ गया ना, उसमें जो रिलेवेंट स्टफ है, मीन्स जो मोहन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो काउंसलर को लगता है कि काम क्या है, उसे समराइज कर लेगी, उस इंफॉर्मेशन को अलग रख लेगी, बाकी को हटा देगी। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर रूप में कंबाइंड करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि आप उसे अच्छे से रिव्यू कर सको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, मोहन के मम्मी ने भी कहा, पापा ने भी कहा, मोहन ने भी कहा, इतना सारा डेटा हो गया, उसको वो कैसे समझेगी, कैसे प्रॉब्लम से रिलेट करेगी। जो इंपॉर्टेंट स्टफ होगा ना, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर लेगी, उसको समराइज कर लेगी, ताकि मोहन के बारे में अच्छी सी स्टडी, मोहन के बारे में अच्छे से स्टडी की जाए, अच्छे से जाना जाए कि मोहन की एसेट्स क्या है, मोहन की लायबिलिटी क्या है। ठीक है, मोहन की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है। ठीक है, इन सारे, उसकी हॉबीज क्या है, इन सारों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके। ठीक है, तो सिंथेसिस में क्या था, सिंपल वे में बात करें, सिंथेसिस में जो भी इंफॉर्मेशन है इसको कंबाइंड कर लिया, फिर उसको समराइज कर लिया, जो इंपॉर्टेंट स्टफ थे उसको एक तरफ कर लिया, ताकि मोहन की जो एसेट है उसके बारे में जाना जाए, उसकी लायबिलिटी के बारे में जाना जाए, उसके एडजस्टमेंट के बारे में जाना जाए, उसकी एबिलिटी के बारे में जाना जाए, उसकी हैबिट्स के बारे में जाना जाए। यहाँ पे मोहन की एसेट का मतलब अकाउंट वाली एसेट और लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे एसेट का मतलब है मोहन के लिए क्या यूजफुल है, मोहन के लिए क्या अच्छा है। लायबिलिटी का मतलब क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मोहन के लिए अच्छी नहीं है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मोहन की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एडजस्टमेंट, कौन कौन से चेंज मोहन की लाइफ में लाए जा सकते हैं, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर ले। ठीक है, अब सिंथेसिस में मोहन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेट कर ली, एनालिसिस में सारी इंफॉर्मेशन गेट कर ली, और सिंथेसिस में जो इंफॉर्मेशन है इसको कंबाइन कर लिया और उसको समराइज कर लिया, ताकि मोहन की एसेट, लायबिलिटी, एडजस्टमेंट, एबिलिटी, हैबिट, इन सब के बारे में जानना चाहिए। अब इन सब के बारे में जान के, प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर सिंथेसिस करके, मोहन की प्रॉब्लम की क्या जड़ है, क्या कारण है, उसको डायग्नोज कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या कर लिया, मोहन की प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या है, मेन कारण क्या है, क्यों उसको परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, वो आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, डायग्नोसिस में अब मेन जड़ क्या है मोहन की प्रॉब्लम का, नेगेटिव थिंकिंग टू ओवर थिंकिंग। ठीक है, अब मोहन क्या है, जब भी एग्जाम का टाइम आता है तब बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, जिसके कारण उसको परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस में उसने, काउंसलर ने क्या डायग्नोस किया, मोहन की प्रॉब्लम की जड़ क्या है, नेगेटिव थिंकिंग, टू मच थिंकिंग, वो बहुत नेगेटिव सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है एग्जाम से पहले, यही कारण है कि उसको परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, यही कारण है कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। अब सिक्स स्टेप में क्या करेगी, प्रोग्नोसिस। ठीक है, प्रोग्नोसिस में क्या है, अगर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम, अगर मोहन की प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर मोहन इस तरह से ही परफॉर्मेंस टेस्ट लेता रहा तो आने वाले टाइम में तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, मेहनत करेगा लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम होगा वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस में फ्यूचर डेवलपमेंट में अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो क्या क्या प्रॉब्लम और आ सकती है, उसके बारे में सारा आइडेंटिफिकेशन होगा प्रोग्नोसिस में। ठीक है, अब प्रोग्नोसिस हो गया फोर्थ में, फिफ्थ में। अब स्टार्ट होगी काउंसलिंग, अब एक्चुअल में काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग में उसको वे बताए जाएंगे कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। जैसे इसमें ये बताया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचो। ठीक है, जब तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, नेगेटिविटी से दूर रहो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जितनी आएंगी आप उतना नेगेटिव सोचोगे। इसमें सारे काउंसलर क्या करेगी, पॉसिबल सोल्यूशन बताएगी, पॉसिबल वे बताएगी, जिससे मोहन की नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अल्टीमेटली उसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी दूर हो जाएगा। काउंसलिंग में ये सारी एक्टिविटी होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या, फॉलो फॉलो अप में हमें देखा जाएगा कि जो क्लाइंट है क्या उसकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई है, कहीं वो प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो गई तो कहीं वो प्रॉब्लम दोबारा से तो नहीं आ गई। ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ये सब देखा जाएगा। इसलिए फॉलो अप भी क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।